डियर स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। आज हमारा टॉपिक होगा सम्राट अशोक के प्रशासनिक सुधार। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने चर्चा की, जब से हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं उसके साक्ष्यों के बारे में पढ़ा, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, मौर्य साम्राज्य के क्या क्या थे। शुरुआत हमने यहां से की थी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन हमने किया एक वीडियो के माध्यम से। बिंदुसार के बारे में हम उल्लेख कर चुके हैं। अशोक के उत्तराधिकारी और जो साम्राज्य का पतन था उसके कारणों के बारे में हमने चर्चा की, और अशोक का धर्म हम पूरे विस्तार से आपको बता चुके हैं अच्छे तरीके से। आज हम शुरू करने वाले हैं सम्राट अशोक के प्रशासनिक सुधार। क्यों अशोक को महान कहा जाता है, उसकी महानता के कारणों में। हालांकि हम अशोक के धर्म को बहुत अच्छे से आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी उसने कुछ प्रशासनिक सुधार किए थे जो कहीं ना कहीं अशोक को महानता की ओर ले जाते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। अशोक के प्रशासनिक सुधारों में अनेक कारण गिनाए जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो अशोक ने भी कोई नई शासन व्यवस्था को जन्म नहीं दिया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित जो शासन व्यवस्था थी उसमें ही कुछ जो आवश्यक था उसमें परिवर्तन किए और कुछ सुधार किए, और उसे ही अपनी नीतियों के अनुकूल उसने बनाया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शासन व्यवस्था की थी उसमें ही कुछ जरूरत के हिसाब से परिवर्तन करके, सुधार करके उसको लागू किया था। और इन सुधारों के पीछे भी हम कह सकते हैं कि उसका मेन जो उद्देश्य रहा था वो धम्म प्रचार कर रहा होगा। और धम्म प्रचार, धम्म के बारे में आपको बहुत कुछ बताया है कि बहुत पॉजिटिव बातें भी है उसमें, कुछ नेगेटिव बातें भी है। वो सब चीजें हम इसमें पिछले वीडियो में उल्लेख कर चुके हैं। तो प्रशासनिक सुधारों में अगर देखा जाए तो प्रशासन को पहला उसका टारगेट था कि प्रजा उन्मुखी बनाना, क्योंकि अशोक ने उदार निरंकुशतावाद तथा जन कल्याण के बीच में एक पैतृक भावना की कड़ी जोड़ दी थी, है ना। शासक तो निरंकुश था क्योंकि अशोक ही था और कोई किसी की हिम्मत नहीं होती थी। निरंकुश शासक था, लेकिन वो शासक उदार शासक था और जन कल्याण करना चाहता था। और उस दोनों के बीच में भी उसने एक पैतृक भावना, यानी कि एक राजा और प्रजा का जो व्यवहार है वो पिता पुत्र की तरह उसने जोड़ा। तो इसमें इसलिए बताया गया है कि जो उदार निरंकुशतावाद जो शासन था अशोक का और जो जन कल्याण था उसके बीच में एक पैतृक भावना को उसने जोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि अशोक के शासन काल की मान सकते हैं, क्योंकि वह अपने एक शिलालेख में उल्लेख भी करता है कि सारी प्रजा को वह पुत्रवत मानता है और उसके इहलोक और परलोक दोनों में सुख की कामना करता है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी राजा के लिए प्रजा के बारे में बोलना और उस प्रजा को पुत्रवत मानना। और उसने प्रजा के हितों के लिए ही राजुक और युक्त, ये एक पदाधिकारी थे मौर्य साम्राज्य में, युक्त, राजुक, जो हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करते थे। वो प्रजा की स्थिति का अवलोकन करने का आदेश इनको अशोक के द्वारा दिया जाता है, ताकि नगर की न्याय व्यवस्था या प्रशासन निर्धारित नियमों पर चल सके और किसी नागरिक को अकारण परेशानी न हो। तो ये पहला एक सम्राट हुआ है जिसने राजा और प्रजा के बीच में पिता और पुत्र के व्यवहार को पालना करने के लिए कहा गया है। और उस सबके जो उस राज्य में लोग निवास करते थे उनके नैतिक उत्थान के लिए ही वह युक्त और राजुक जैसे पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करता है, और वो दौरा करते थे अपने अपने राज्यों का और वहां की स्थिति का, जो स्थिति थी राज्यों की, उसकी सूचना अशोक तक पहुंचाता था। तो पहला ये एक प्रशासनिक सुधार अशोक के द्वारा किया गया। दूसरा हम देखते हैं कि प्रशासनिक कार्य कुशलता में वृद्धि। राजकार्य में तत्परता लाने के उद्देश्य से अशोक ने राजुक, युक्त, धर्म महामात्र आदि अनेक अधिकारियों की नियुक्ति वह करता है।
उसने अपने प्रतिवेदकों को आदेश दिया था कि प्रजा के कार्यों की सूचना उसे किसी भी समय और किसी भी स्थान पर दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पारदर्शिता शासन की हम देख सकते हैं कि बिल्कुल अगर सो भी रहा है तो सूचना उसको दे सकते हैं कोई भी, चाहे वो भोजन कर रहा हो, चाहे वो अंतःपुर में निवास कर रहा हो, चाहे घोड़े की पीठ पर बैठा हो, तो कोई भी प्रतिवेदक जो उसके द्वारा नियुक्त किए गए थे वो उसका किसी भी समय सूचना उसको प्रजा से संबंधित दे सकता था। तीसरा, हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं धम्म महामात्रों की नियुक्ति। ये धर्म नहीं है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति, और इसका उल्लेख 5वें शिलालेख में अशोक के मिलता है। इसकी नियुक्ति की बात वह करता है। ये सब धार्मिक संप्रदाय में सद्भाव बनाए रखने, धर्म की रक्षा, अभिवृद्धि तथा धार्मिक लोगों के हित और दुख के लिए नियुक्त किए गए थे। राजा तथा उसके परिवार के सदस्यों से धन, धम्म, दान प्राप्त कर यह उसकी समुचित व्यवस्था करते थे। वे ये भी देखते थे कि किसी व्यक्ति को अनावश्यक दंड या यातना तो नहीं दी गई है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट अशोक लेके आया था मौर्य साम्राज्य में। धम्म महामात्रों की नियुक्ति ये अशोक के समय ही शुरू होता है और उसका पूरा विस्तार से वो वर्णन 5वें शिलालेख में करता है। उसका काम क्या होता था? प्रजा की जो भी देखता था वहां जाके प्रजा को कि उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो उनकी वो धन से, दान से, जो भी है उनके परिवार के सदस्यों की समुचित व्यवस्था भी करता था। धर्म की रक्षा करने के लिए, धार्मिक सद्भाव बनाने करने के लिए वो धम्म महामात्रों की नियुक्ति यहाँ की जाती है। चौथा, हम देखते हैं कि न्याय प्रशासन में सुधार अशोक के द्वारा किए गए थे और उसमें राजकों को न्यायिक अनुसंधान और दंड के निर्णय का एकमात्र अधिष्ठाता बना दिया गया था, ताकि वे विश्वास के साथ निर्भय होकर अपना कर्तव्य पूरा कर सके। इससे न्याय व्यवस्था में एक रूपता आई। उसने धम्म महामात्रों को यह जांच करने के आदेश दिए कि किसी को अकारण तो दंडित नहीं किया गया है, और यदि किसी कैदी पर बड़े परिवार का बोझ हो तो आर्थिक सहायता भी उसको दी जाए। उसे दंड की कठोरता में कमी कर मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिन का समय देने की व्यवस्था की गई, ताकि वे अपने परलोक के लिए तैयार कर सके। अशोक ने अपने जन्मदिन पर सभी बंदियों को रिहा करने के आदेश भी दिए थे। तो यहां भी देखते हैं कि कुछ हटके अशोक ने करने की कोशिश की है कि न्यायिक अनुसंधान और दंड के निर्णय के लिए एकमात्र राजकों को नियुक्त करता है ना। और अगर किसी पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अकारण किसी को दंडित किया गया है या कोई परिवार पर बहुत ज्यादा बोझ आ गया है, तो उसको आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था भी उसके द्वारा की गई है। मृत्यु दंड में नरमी बरती गई है, कठोरता में। और जब जन्मदिन मनाया जाता है अशोक का, तो उस समय सभी बंदियों को रिहा करने का भी कहीं ना कहीं आदेश दिया जाता है। तो न्यायिक व्यवस्था में भी कुछ सुधार अशोक के द्वारा किए जाते हैं। रणभेरी को बंद करना। अशोक अहिंसा में दृढ़ विश्वास तथा बौद्ध धर्म के प्रभाव से और कलिंग युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में युद्ध नीति का त्याग कर दिया गया उसके द्वारा। अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष का महत्व दिया था। तो ये एक रणभेरी को बंद करने का यहाँ पर एक संकल्प लिया गया। युद्ध के स्थान पर उसने धम्म प्रचार के लोकोपचार में अपना जीवन व्यतीत कर दिया है। तो कलिंग विजय एक टर्निंग पॉइंट अशोक के लिए, और उसके बाद वह लोगों के उपकार के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। आगे देखते हैं कि प्राणियों के प्रति दया भावना और कल्याण को प्रोत्साहन देता है। ये सारी चीजें मुझे लगता है अशोक के धम्म में हम बता चुके हैं, पर फिर भी अशोक ने राजा की जवाबदेही मानव तक ही सीमित नहीं रखी थी, बल्कि प्राणी मात्र के प्रति दया को राजा का कर्तव्य बताया गया है। उसके अभिलेख में अनेक पशु चिकित्सालयों की स्थापना, औषधियों के आयात के अलावा स्तनागार में अनेक कुछ अवसरों पर निश्चित पशु पक्षियों को छोड़कर प्राणीवध पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि 1-2 पशु को छोड़कर रसोई में वो पशुओं की हत्या पर रोक लगा देता है, जो उसके व्यवहार दृष्टिकोण को दर्शाती है। उसने प्रजा के आर्थिक उत्थान की अनेक योजनाएं बनाई और उसे क्रियान्वित भी कहीं ना कहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं वो जवाबदेही यहाँ पर अशोक फिक्स करता है। तो ये था अशोक का हम देखें
कि जो एक प्रशासनिक सुधार की तरफ उसने कुछ प्रयास यहाँ पर अशोक करता है, और उसी के तहत कि प्रजा किस प्रकार सुखी रह सके, इसके लिए अशोक ये सब उपाय करने की यहाँ कोशिश करता है। अशोक का जो शासन था, हम देखते हैं कि जो अधिकारी वो यहाँ पर नियुक्त करता है, उसमें वो युक्त, रजुक और महामात्रों की यहाँ पर वो नियुक्ति करता है, जिनके माध्यम से वह अपने शासन को आगे चलाता है। तो अशोक का शासन अगर देखा जाए तो पूरी तरह से एक पारदर्शी शासन के रूप में हम यहाँ मान सकते हैं। न्याय व्यवस्था में भी काफी सुधार करता है और अनेक न्यायालयों की स्थापना भी वह करता है। सबसे नीचे का न्यायालय जो है वो ग्राम न्यायालय माना गया है, जो छोटे मोटे झगड़े को निचले स्तर पर ही निपटाने और अपराधियों को दंडित करने की व्यवस्था कहीं न कहीं करता है। उसके बाद अगर देखते हैं कि जो न्याय व्यवस्था में जो यहाँ बताया गया है कि ग्राम न्यायालय, उसके ऊपर संग्रहण न्यायालय होता है, फिर द्रोणमुख न्यायालय होता है, फिर स्थानीय और फिर जनपद न्यायालय होता है। तो ये एक पूरी सीरीज होती है और सबसे ऊपर केंद्रीय न्यायालय होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो प्रकार का था न्याय, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी मामलों की सुनवाई करते थे तथा कंटक शोधन फौजदारी मामलों की सुनवाई करते थे। अपराधियों को कड़ी सजाएं दी जाती थी, जुर्माने के अतिरिक्त अंग भंग एवं मृत्युदंड की व्यवस्था की गई थी। तो उसमें बाद में फिर वो कहीं ना कहीं अशोक शिथिलता भी बरतता है। यहां पर हम देखते हैं कि राजा धर्म का पालन करने वाला होता है, धर्म प्रवर्तक भी इसको कहा गया है। कौटिल्य जो है राजा को कानूनी निर्माण संबंधी अधिकार भी देता है, और अर्थशास्त्र के अनुसार तो ये भी है कि राज शासन यानी कि राजा द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक कानून, तो राज शासन कानून के अन्य स्रोतों से, अन्य स्रोत मतलब धर्म, व्यवहार और चरित्र, इनसे ऊपर होता है, यानी कि राज शासन कानून के ऊपर होता था। तो इस प्रकार राजा को विधायी का संबंधी अधिकार भी मिला था। वह सेना तथा न्याय का भी प्रधान यह माना गया है, और राज्य के अंतर्गत होने वाली प्रत्येक गतिविधियों पर वह नियंत्रण रखता था, जिससे राज्य की सुरक्षा हो सके और इसकी प्रगति भी हो सके। तो यह हम कह सकते हैं कि सैद्धांतिक रूप से यद्यपि चंद्रगुप्त सर्वशक्तिमान निरंकुश शासक था, तथापि व्यवहार में वह जनकल्याण करने वाला राजा था। वही बात यहाँ अशोक पर भी यहाँ पे लागू होती है। तो ये हम देख सकते हैं कि अशोक के बारे में कुछ जो शासन के क्षेत्र में कुछ सुधार किए गए थे, उसमें हमने यहाँ पर देखा, और कलिंग विजय का वर्णन उसके 13वें शिलालेख में बड़े विस्तार से बताया गया है। तो मुझे लगता है प्रशासनिक सुधारों में ये सब चीजें हम देख सकते हैं।